नमस्कार। आज की कहानी है मोह। गर्मी, आंधी और बरसात इन तीनों ने मिलकर मृणालिनी को पस्त कर दिया था। कितनी बार नहाए, कितना पसीना सुखाए। बाथरूम में जाओ तो पानी गायब, पंखा चलाओ तो बिजली गायब। जब से वह अमेरिका से वापस आई है, भारत की आबोहवा तथा अन्य गतिविधियों से तारतम्य बैठाते बैठाते वह थक गई हैं। कितने लाख खर्च किए, तब कहीं जाकर मनपसंद का फ्लैट मिला है। 6 माह से मिस्त्री बढ़ई सभी लगे हैं घर सजाने में। सारे दिन घर घर की ची ची आवाज़ें और नया पेंट जो दरवाज़ों खिड़कियों पर हो रहा है, उसकी गंध से दम घुटता है दिन भर। मुंह पर रुमाल रखते हुए वह शाम को कुछ देर फ्लैट से निकलकर सड़क पर आ गई। मन ही मन सोचा कि कल से मिस्त्री बढ़ई सभी को कुछ दिनों के लिए आने से मना कर देंगी। सड़क पर चलते हुए उसे अपने बेटे बेटी, नाती पोते सभी की याद व्याकुल कर रही थी। अगर यहाँ मायके के लोग, भाई भाभी, बहन बहनोई, नंदे न होती तो यह शहर उसे बियाबान जंगल जैसा लगता। पति की जिद के चलते उसे भारत आना पड़ा था। उनका मन अगर वहीं रम जाता तो यहाँ के नरक में वह कभी न आती। मन में उठ रहे तूफान से वह रुआंसी हो गई। जब अंधेरा घिरने लगा, स्ट्रीट लाइटें जल उठीं तो अनायास उसे घर की याद आई। चले, उसने मन ही मन सोचा, खाना भी तो बनाना होगा। घर का दरवाज़ा खुलते ही कहाँ चली गई थी? सवाल सुनते ही उसका रोम रोम चल उठा। क्यों? उसने लापरवाही भरे स्वर में पति सुदर्शन चौधरी की ओर एक प्रश्न उछाल दिया। क्यों? क्या भई? मुझे चिंता हो रही थी। चिंता? वह मन ही मन बुदबुदाई। फिर कुछ संयत होकर हैरानी से पति की ओर देखती रही। पसीने से तरबतर हो रहे हो, तुम भी नहा धोकर थोड़ी देर सड़क तक घूम क्यों नहीं आते? स्वर में आर्द्रता भी थी और धीमापन भी। तुम साथ चलती तो ठीक रहता, अकेले नहीं। जाऊंगा मैं। स्वर में अखंड बच्चे वाला हठीलापन था। तुम्हें क्या हो गया है? हारे हुए जुआरी जैसे बैठ जाते हो। हारे हुए जुआरी नहीं, हारे हुए सिपाही कहना चाहिए। अरे, जीवन के इस युद्ध क्षेत्र में वृद्धावस्था तक पहुंचकर स्थितियों हारे हुए सिपाही जैसी ही तो हो जाती है। सुदर्शन चौधरी खिलखिलाकर हंस दिए। पति की इस हंसी से मृणालिनी ने मन मरुस्थल में हरियाली की लहर सी दौड़ गई। अकेले अकेले मन नहीं लगता। शाम जब पक्षी बसेरा लेने के लिए उड़ते तब बच्चों की बहुत याद आती है। तुम्हें भी आती होगी ना? हाँ, ऐसा ही होता है। जब तुम अमेरिका में थी और मैं यहाँ, तो मुझे तुम्हारे साथ साथ सभी की याद आती थी। तुम ही बतलाओ, वहाँ रहने पर तुम्हें भी तो मेरी याद आती होगी। लेकिन मैं अपनी और तुम्हारी नहीं, बच्चों की बात कर रही हूँ। मृणालिनी के स्वर में झुंझलाहट थी। बच्चे जब स्वयं बच्चों वाला हो जाते हैं, तब वो बड़े हो जाते हैं। उनके कर्तव्य और अधिकार बदल जाते हैं। हम लोग अपने जीवन का कार्यक्षेत्र पूरा कर चुके हैं, फिर हम अकेले कहाँ हैं? हम तुम दो है ना? दो जब पास पास खड़े हों तो दो नहीं 11 होते हैं। यह फिलोसॉफी मुझे बहला नहीं पाती। मन के भीतर की उदासीनता मृणालिनी के कंठ को अवरुद्ध कर रही थी। कुछ भी कहो, मुझे तो अपने देश में ही सुख शांति मिलती है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे बच्चों से तुम्हारा कोई रिश्ता ही ना हो। रिश्ता? क्या मतलब? क्या माता पिता के रिश्ते भी बच्चों को समझाए जाते हैं? बेटा वहाँ डॉक्टर है, बच्चों वाला है, बहू भी वहाँ अच्छी पोस्ट पर है। अगर वो सभी स्वेच्छा से भारत आते हैं तो उनका स्वागत है, और यह भी तभी तक संभव होगा जब तक उनके बच्चे छोटे हैं। बच्चों के बड़े हो जाने पर उनका भारत वापस आना मुश्किल हो जाएगा। बड़े हो जाने पर उनके बच्चे वहाँ की संस्कृति में अपने को ढाल चुके होंगे। तब हमारे बच्चों को मन मारकर
वहीं रहना होगा। इस तरह वो पीढ़ियां एक दूसरे से मिलने को व्याकुल होती रहेंगी। पति का कथन सत्य था, किंतु मृणालिनी के गले नहीं उतर रहा था। उस दिन दोनों की शादी की वर्षगांठ थी। भाई भाभी, बहन बहनोई, ननंद के बच्चे सभी एकत्रित हुए। घर में खूब शोरगुल था। भतीजे भतीजियों, नंदों के बच्चे सभी गीत गा रहे थे, चुटकुले सुना रहे थे। आज जोड़ी जम रही है, बड़े साले ने थोड़ा रोमांटिक लहजे में कहा। कहाँ भई, अब तो सींग कटाकर बछड़ों में शामिल होने जैसा लग रहा है। सुदर्शन चौधरी ने थके हुए स्वर में कहा। क्या बात है यार, अभी से हथियार डाल दिए। साडू भाई ने चुटकी ली। हथियार क्या डालना, बेगम को भारत रास नहीं आ रहा है। सुदर्शन चौधरी धीरे से फुसफुसाया। मृणाल। बहनोई की तेज आवाज सुनकर मृणालिनी भागती हुई पास आई। क्या हुआ? होना क्या है, जरा पास आकर बैठो तो कुछ कहें। कहिए। वह बहनोई के पास आकर बैठ गई। इधर नहीं, उधर चौधरी के पास। शिकायत इन्हें है। शिकायत? उसने आश्चर्य से सुदर्शन की ओर देखा। कुछ नहीं, बैठो पास में। सुदर्शन मुस्कुराए। इस तरह से मुंह सीलकर नहीं बैठ सकती। इतने बच्चे आए हैं, तुम भी हंसो बोलो। जो बहुत कुछ कहना चाहते हैं वो अधिकतर चुप ही रहते हैं, फिर दूसरों की बात सुनने में जो आनंद है वह अपनी कहने में कहाँ। जीजा जी, आप इनसे बातें करिए, मैं बच्चों के पास जा रही हूँ। इनको बच्चों से बहुत लगाव है। सुदर्शन चौधरी ने एक लंबी सांस ली। फोन पर बेटे बहू से बात करके आ रही हूँ। उनका यहाँ इतनी जल्दी आने का कोई प्रोग्राम नहीं है। छाता गैलरी में रखते हुए मृणालिनी ने लगभग रुआंसे स्वर में कहा। तुम तो बहुत भीग गई हो। सुदर्शन के स्वर में आत्मीयता घुली जा रही थी। बेटा फोन पर कह रहा था कि वह हमें बहुत मिस कर रहा है। मेरा तो मन यहाँ बिल्कुल नहीं लगता। दिल कर रहा था फोन पर बात करते करते उड़कर उनके पास पहुंच जाऊं। कपड़े बदल लो, चलो कॉफी बनाते हैं। सुदर्शन के स्वर की शीतलता ने मृणालिनी के मन को झकझोर दिया। तुम अपने हक तक ही सीमित क्यों हो गए हो? उसकी आंख में आग और पानी दोनों सम्मिलित हो गए थे। क्यों? क्या बच्चों के अलावा और कोई विषय नहीं है तुम्हारे पास? उनके स्वर में आक्रोश कम, निरीहता अधिक थी। रात का प्रथम पहर समाप्त हो चुका था। मृणालिनी और सुदर्शन दोनों को नींद कुछ कहने के लिए जगाए हुए थी। जले और बुझे अनेक तीर दोनों के तरकश में थे। सुनो, मुझे बच्चों के पास अमेरिका जाना है। क्या इसे तुम्हारा अंतिम फैसला समझूं? सुदर्शन ने धीरे से हाथ बढ़ाकर मृणाल का हाथ थाम लिया। तुम पूरे दिन पसीने से तरबतर रहते हो, 2 टाइम नहाना भी तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या? आया जी ने तुम्हें अफीम खिलाकर पाला था? मृणाल के सुदर्शन का हाथ धीरे से परे कर दिया। आज इलायची अय्या जी की याद कैसे आ गई? सुदर्शन हंसे। हाँ, अय्या जी की एक एक बात मुझे याद है। कुछ दिन बेटे के पास सुख से रह रहे थे तो तुमने यहाँ आकर। मैंने यहाँ आकर क्या? मैं विदेश में पुअर ओल्ड मैन की डिग्री लेकर नहीं रह सकता। आई हैड दैट कल्चर। खाओ पियो और मौज करो, बस यही है जिंदगी। भौतिक सुविधाएं और युवावस्था की आपाधापी और तो पूरे देश का युवा भी सेकंड सिटीजन। नॉनसेंस। व्हाट नॉनसेंस? मृणाली आवेश में आ गई। मैं कल ही वापसी की तैयारी में लगती हूँ। तुम यहाँ रहो, यहाँ का देश राग अलापते रहो। जब वहाँ आने का मन हो फ़ोन कर देना, व्यवस्था हो जाएगी। व्यवस्था? कैसी व्यवस्था? सुदर्शन के स्वर में बेपनाह हैरानी थी। जिस सुख के लिए तुम वहाँ भाग रही हो, क्या वहाँ उस सुख की गारंटी है? यहाँ क्या है? मृणालिनी ने सीधे सवाल किया। यहाँ हम कुछ लेने नहीं आए और जिंदगी बनिए की दुकान भी नहीं है जहाँ लाभ की कामना ही की जाए। हम अपना जीवन जी चुके हैं, बच्चों पर भार क्यों बने? तुम कुछ भी समझो, मुझे तो अपने देश की मिट्टी से मोह है। मोह? मृणालिनी ने मुंह पिचकाया। अगले दिन से दोनों में अव्यक्त अनबोला शुरू हो गया।
बाहर वालों के सामने व्यवहार बिल्कुल सामान्य, भोजन, चाय, नाश्ता सब एक साथ, मगर जुबान बिल्कुल खामोश। कुछ दिन बाद क्रम टूटा। मैं परसों वापस जा रही हूँ। कहाँ? हैरानी से सुदर्शन का मुंह खुला रह गया। अमेरिका, बेटे के पास। मृणालिनी ने नपा-तुला जवाब दिया। तुमने बिना बतलाए तैयारी भी कर ली, किसको बतलाती? बुढ़ापे में हम दोनों के एक दूसरे का ही सहारा है, यह भी नहीं सोचा। सब सोचकर ही फैसला किया है। फिर अमेरिका जाने का दिन भी जल्दी ही आ गया। मेरी सवेरे 5 बजे की फ्लाइट है, मृणालिनी ने कहा तो सुदर्शन ने गौर से उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में जो कुछ मृणालिनी ने कहा उसे उसने समझ कर भी नहीं समझा। मैं एयरपोर्ट तक पहुंचा दूंगा, सवेरे सवेरे परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। छोटे भाई से कह दिया है, वह अपनी गाड़ी से पहुंचा देगा। स्वांत पर यही विराम लग गया। उस रात किसे नींद आई कुछ कहा नहीं जा सकता। सवेरे गाड़ी का हॉर्न सुनकर सुदर्शन की नींद खुली तो मृणालिनी बैग अटैची उठाकर चलती हूँ कहते हुए बाहर निकल गई। दिन निकल रहा था, छोटे साले का फ़ोन आया, दीदी को एयरपोर्ट पहुँचा दिया है, फ्लाइट 1 घंटे लेट है। मृणालिनी प्रतीक्षालय में अटैची बैग रखकर आराम से सोफे पर बैठ गई। अचानक उसे आभास हुआ जैसे वह बोधि वृक्ष के नीचे बैठी हो, सुन्न होते हुए शरीर की तंगी तो यहाँ भी नहीं है, फिर पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता। सुदर्शन जाग चुके होंगे। वह सोफे से अच्छी तरह चिपक कर बैठ गई। नए घर में अभी तो सामान भी व्यवस्थित नहीं किया है। वह स्वयं चकित थी कि 7 फेरों के बंधन को नाकार कर वह यहाँ कैसे आ गई। अभी तक माँ होने के नाते उसका जो ममत्व कुलांचे मार रहा था, वह भी उसे चिढ़ाता हुआ लगा। बेटा पूछेगा, पापा को अकेला छोड़ आई। जिसके मोह में बहकर जा रही थी उसी ने पलट कर वार कर दिया था। वह वार से वह तिलमिलाई नहीं, कुछ सोचने को बाध्य हो गई। भूत भविष्य सब डगमग हो गए, सिर्फ वर्तमान उसके सामने आकर खड़ा था। वर्तमान, अपना घर, अपनी गृहस्थी, अपना पति, संपूर्ण जीवन की अनुभूतियों को यदि वह बंटवारा करे तो उसका बहुत बड़ा भाग भारत में उसके घर में ही बिखरा या सजा हुआ था। जिस तरह उसके बच्चों के अपने परिवारों के प्रति फर्ज और जिम्मेदारियां हैं, उसकी अपने घर के प्रति भी तो जिम्मेदारी और जवाबदेही है। इस उपा ऊहापोह में कितना समय निकल गया उसे पता ही नहीं चला। वह तंद्रा में थी, आसपास से बेखबर। वह बार बार अपने घर का जीना चढ़ रही थी। सुदर्शन कभी ऊपर वाले पाँवदान पर तो कभी नीचे वाले पर। क्या करे न करे, अच्छा उचकाकर उसकी तंद्रा टूटी। हवाई जहाज जा चुका था, थैंक गॉड, उसके मुंह से निकला। अपना सामान उठाए वह इत्मीनान से बाहर आ गई। खुली हवा में उसने चैन की सांस ली और अब पानी की बोतल घूंट घूंट पीकर खाली कर दिया। टैक्सी, उसने हाथ दिया। टैक्सी में बैठते ही एक पल को उसकी आंखें बंद हुई। उसे उलझन हो रही थी, घर दूर क्यों हो गया, गाड़ी धीरे धीरे क्यों चल रही है। कब वह घर पहुंच गई, कब उसने कॉल बेल बजाई, उसे कुछ पता ही नहीं चला। अरे क्या हुआ, गई नहीं तुम? सुदर्शन आश्चर्यचकित थे। नहीं, मैं लौट आई हूँ। वह धम से सोफे पर बैठ गई। क्या हुआ? होना क्या है, कोई अदृश्य शक्ति थी जिसने मुझे जाने ही नहीं दिया। मृणाली थके किंतु स्थिर स्वर में बोली, मुझे पता था। क्या? यही कि तुम नहीं जा सकती। फिर उसी समय क्यों नहीं रोका? और किसने रोका? सुदर्शन, तुम? मृणाली बोल नहीं पा रही थी।